हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इसके वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अर्थात ये वीडियो आज का जो है ऑन डिमांड वीडियो है। और ये जो आज के इस ऑन डिमांड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किसी स्टूडेंट ने ही पूछे हैं। तो वो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका नाम और जगह नहीं बताया हमें। तो आज उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे, हालांकि इन क्वेश्चन का जवाब मैं अपने पिछले कई वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन चलो आज उनके इस डिमांड में मैं इन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं इन टॉपिक्स को मैं अलग अलग सिलसिलेवार पॉइंट वाइज क्या करूंगा, इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि उन्होंने वो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, उन क्वेश्चन में ऐसे क्या खास है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये क्वेश्चन में जो टॉपिक उन्होंने मुझसे पूछे थे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हालांकि अभी 10th क्लास करके वो 11th में गए हैं, तो इसलिए 11th में बच्चों को ये हो जाता है कि जो बेसिक चीजें हमने 10th में पढ़ी थी वो हमें 11th में याद रहे और उनको उन पे हमारी अच्छी कमांड और पकड़ हो। तो चलो कोई नहीं, अगर आपने पूछा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक एक करके इन चीजों को मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए पहला इसमें उन्होंने लिखा सवाल तो मेरे कि निम्न की परिभाषा क्या है, यानी कि हमने इसको क्या डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए देखो पहला जो वर्ड है, पहला शब्द आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दूरी, विस्थापन, त्वरण, समय, चाल, वेग, बल, कार्य, संवेग, आवेग, विभव, शक्ति। ये हमने क्या करना है, इनको जानना है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और ये आपका स्पीड हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, इंपल्स, पोटेंशियल एंड पावर। ये आपको इनकी आपने डेफिनेशन आपको ज्ञात करनी है। तो पहला पॉइंट इसमें जो आपके पास लिखा गया वो है आपके पास दूरी है, कि दूरी की परिभाषा क्या होगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि दूरी की परिभाषा आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप समझोगे कि दूरी क्या होती है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, आप मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो परिभाषाएं जो भी होती हैं आपको ये कहीं अलग से चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको बस थोड़ा सा इतना चिंतन करना है कि जब भी कोई वस्तु जब कोई दूरी तय करती है तो उस पूरी घटना में हम उस पूरी घटना को एक सूत्र में पिरो देते हैं। तो जो एक सूत्र हमारा बनता है उसी को हम परिभाषा कहते हैं। तो वो सूत्र में किस ढंग से आपने उसको पिरोना है, वही आप मेन चीज आपकी कला होती है। तो पहले देखिए आपके पास दूरी लिखा हुआ है, तो दूरी मींस डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिएगा कि दूरी किसे हम कहेंगे। तो ध्यान सुनिएगा आप कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। आपने शायद निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा भी होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा तो है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की लंबाई हम भी कहते हैं लंबाई। तो वही चीज है कि गतिशील वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की जो टोटल लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि टोटल यानी कि तय किए गए पथ की टोटल लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विस्थापन। तो विस्थापन को कैसे समझेंगे आप, ध्यान देखिए। दूरी और विस्थापन में क्या है तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में एक अंतर क्या है कि विस्थापन डायरेक्शन मांगता है, दिशा मांगता है। इसी वजह से विस्थापन को आप सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन का सिंपल जाके विस्थापन क्या होता है, अगर सिंपल वे में बोलूं तो विस्थापन को हम यूं भी कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में जो उस वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है लेकिन एक निश्चित दिशा में, उसे हम विस्थापन भी कह सकते हैं। लेकिन विस्थापन का अगर मोटी मोटी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो हम यूं कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम जो उसकी स्थिति होती है उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी के अंतर को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। हम यूं भी कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के दो अवस्थाओं के अंतराल को हम क्या बोलते, दो अवस्थाओं के अंतराल का क्या होता है कि दो अवस्थाओं में जो उसकी दूरी है उस दूरी के अंतराल को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की दूरी का जो अंतर होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। विस्थापन के लिए हमेशा दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए विस्थापन की हमेशा सदिश राशि है, जबकि आपकी दूरी क्या है, अदिश राशि।
तो ये थोड़ा ध्यान कीजिएगा कि विस्थापन सिंपल क्या हो गया, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में जो तय की गई दूरियां हैं उन दोनों के बीच के अंतराल को बोलते हैं विस्थापन कहते हैं। यू या आप यू भी कह सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन भी कहते हैं। तो आप चाहे यू बोले चाहे यू बोले एक ही बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, त्वरण। तो त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया था, त्वरण क्या होता है कि प्रति सेकंड समय अंतराल में, ध्यान दीजिए, प्रति सेकंड समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो वेग होते हैं उन वेग के अंतराल को क्या बोलते हैं, हम त्वरण कहते हैं। जबकि उस अंतराल को हमने किसी समय के सापेक्ष क्या 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 हो उसको ज्ञात किया। तो यूं कहते हैं कि त्वरण क्या होता है कि प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। तो अगर मैं यूं बोलूं कि अगर मैं त्वरण को बोलूं कि त्वरण मैंने बोला वेग परिवर्तन, तो माना प्रारंभिक अवस्था में v1 है और सेकंड अवस्था में उसकी जो वेग है वो v2 है। तो अगर मैं उसको v1 और v2 मानने चलूं तो त्वरण उसका एवरेज हो जाएगा, यानी एक्सप्रेशन ए दिखाते हैं तो एवरेज त्वरण क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 और बटे सॉरी t2 माइनस t1 है कि अभी पता है कि 4 सेकंड पहले v1 था और 10 सेकंड बाद v2 हो गया, तो उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको हम सिंपली डेल्टा v अपॉन डेल्टा इसको t ले लेते हैं। तो ये एक्सेलरेशन एवरेज का मीनिंग होता है कि औसत त्वरण, यानी कि इस अवस्था में इसको बोलते हैं औसत त्वरण। या आप ये कहते हैं, कह सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में वेग परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं एवरेज त्वरण के औसत त्वरण, ठीक है। तो ये अगर इसका लिमिट अगर हम टेंडिंग टू जीरो कर दें किसकी, टी की, डेल्टा टी की, तो इसका मतलब होता है कि अगर समय बहुत कम हो तो इस केस में क्या होता, लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, तो एवरेज ए वी बराबर जाएगा लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये सब मिलकर ये बन जाएगा आपका तात्कालिक त्वरण, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये बन जाएगा आपका dv अपॉन dt। तो सिंपल से ये तो अभी हाई स्कूल के बच्चों समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया कि इस तरह से त्वरण की तरह सिंपल है कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की वेग परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, समय की तरफ। कि समय हम किसको कहते हैं, समय की परिभाषा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समय की परिभाषा आप कैसे दोगे। तो मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। समय किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु के, ध्यान सुनिए, किसी गतिशील वस्तु की या किसी भी वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को तय करने में जो अंतराल यानी कि प्रतीक्षा अनुभूति, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अंतराल यानी कि प्रतीक्षा अनुभूति, वही हम क्या बोलते हैं, समय का। नहीं समझ में आया, दोबारा ध्यान सुनिए कि किसी गतिशील वस्तु, जो गतिशील भी हम नहीं एकदम से आप गतिशील नहीं कहेंगे क्योंकि समय तो सबके बराबर होता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक और द्वितीय अवस्था, प्रारंभिक या अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच में जो अंतराल होता है, यानी कि जो प्रतीक्षानुभूति होती है, कि हम जिस प्रतीक्षा की हम अनुभूति करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम। आप कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, बहुत टाइम लग रहा है, तो जो वेट नहीं कर सकते, जो प्रतीक्षा बात कर रहे हैं, वही जो प्रतीक्षा अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं, समय कहते हैं। अभी हमने बोला ना कि समय क्या है, तो समय का हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं, गतिशील तो मैंने फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल दिया, वैसे गतिशील एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं, हम सिंपल यूं भी कह सकते हैं कि किसी घटना के या किसी भी स्थिति के या किसी भी अवस्था में प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच का जो अंतराल होता है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच का जो अंतराल होता है, यानी किसी भी घटना के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच का जो अंतराल होता है, यानी कि प्रतीक्षानुभूति, ये वर्ड लिखा हुआ प्रतीक्षानुभूति, जिसको आप शॉर्टकट में अंतराल कहते हैं। ये अंतराल जो प्रतीक्षानुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं,
समय कहते हैं। तो समय की परिभाषा आपको ये समझ में आ गई कैसे हो। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं चाल। तो चाल की परिभाषा जैसे आपको मैंने बताया था, चाल एक अदिश राशि है और चाल की परिभाषा होती है कि प्रति सेकेंड में यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। अगर मैं चाल की बात करूं यहाँ पर स्पीड, जिसको आप स्पीड भी कहते हो, तो स्पीड होता है प्रति एकांक समय। तो प्रति एकांक समय का मीनिंग होता है चाहे वो प्रति सेकंड हो चाहे वो प्रति घंटा हो, तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी कि तय की गई दूरी d है और समय t है, तो स्पीड s बराबर होता है d अपॉन t, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे d अपॉन t। तो सिंपल सी बात है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास वेग। वेग जो आप वेलोसिटी को आप बोलते हो, वेलोसिटी आप इसको इंग्लिश में कहते हो फिजिक्स लैंग्वेज में। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी और चाल में यही अंतर होता है कि चाल में कोई दिशा नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी यानी कि वेग में क्या होती है, दिशा होती है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर जहां पर हम चाल में डी यानी कि दूरी दे देते हैं, तो वेग में क्या लेंगे, विस्थापन ले लेंगे। तो वेरी सिंपल, प्रति एकांक समय में, ध्यान रखिए, प्रति एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन में जो अंतर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, चाल को, सॉरी वेग कहते हैं। यानी कि वेग v हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो वेग सॉरी विस्थापन, अगर मैं विस्थापन को d से कर दूं, d के ऊपर ये लगा दूं t की निशानी की सदिश राशि अपॉन t, तो v बराबर हो जाएगा d अपॉन t। ये जो मैं तीर का निशान ऊपर से लगाया इसका मीनिंग है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो वेग क्या हो गया, प्रति एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम वेग कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु का प्रति एकांक समय, चाहे प्रति एकांक समय में चाहे वो प्रति सेकंड हो चाहे वो प्रति घंटा हो, तो प्रति एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है बल। बल की परिभाषा क्या है, मैंने पहली वाले वीडियो में बताया था। बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु को, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो स्थिर अवस्था में हो, किसी भी वस्तु की जो मूल अवस्था होती है उसकी मूल अवस्था से उसको हटाने की कोशिश करता है, उस कारक को हम बल कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि बल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को उसकी मूल अवस्था से जो हटाने का प्रयत्न करता है या उसको हटा देता है, उस कारक को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, यानी कि फोर्स कहते हैं। और फिजिक्स में फोर्स की जो जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पास के F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, उसको हम फोर्स का फॉर्मूला लगा के उसका मान निकाल लेते हैं, तो वो फोर्स की परिभाषा बन जाती है। दूसरा है आपके पास कार्य। कार्य किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कार्य किसे कहते हैं। कार्य जिसको आप वर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने वर्क का जो W का जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है W इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि बल गुणा के विस्थापन, बल गुणा के विस्थापन। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो अगर विस्थापित होती है तो उसका हम बोलते हैं कार्य। तो सिंपल से बात क्या हो गया, इसके परिभाषा क्या बन जाएगी कि बल लगाकर किसी वस्तु की मूल अवस्था से यदि उसको विस्थापित कर दिया जाता है तो उस घटना को हम ये बोलते हैं कि उस वस्तु पे कार्य किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कार्य को होने के लिए, कार्य को संपादित होने के लिए विस्थापन को होना बहुत जरूरी है। यदि आप बल लगा रहे हैं और वस्तु में अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कार्य नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़े पत्थर पे, एक बहुत बड़े मकान की दीवार पे यदि आप बल लगा दें तो आपको पता है कि आपके बल लगाने से दीवार तो वहां से हटेगी नहीं, विस्थापन होगा ही नहीं। तो विस्थापन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका कितना भी पसीना क्यों नहीं निकल जाए, आप कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी कार्य की परिभाषा कि एक कि बल लगाकर किसी वस्तु की मूल अवस्था से उसको हटा देना या उसको वहां से विस्थापित कर देना, उस घटना को बोलते हैं कार्य। ठीक है, वेरी सिंपल। और कार्य का फॉर्मूला है W बराबर F इंटू डी। अच्छा, अब है संवेग। संवेग के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपने वैसे फॉर्मूला पढ़ा भी था, P इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि आपने P इक्वल टू m इंटू वी पढ़ा था, यानी कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। लेकिन अगर मैं यूं भी कहूं कि एक ऐसा कारक
किसी गतिशील वस्तु के भीतर एक ऐसा कारक जो उसके वेग के समानुपाती होता है, यानी कि वेग बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो वो भी घटेगा। तो एक ऐसा कारक P जो कि उसके वेग के समानुपाती होता है, यानी वेग के समानुपाती, यानी वेग बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो वो भी घटेगा। तो इस निशान को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था P इक्वल टू m इंटू वी, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया था, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, तो उसे हम संवेग कहते हैं। तो सिंपल सी बात होगी, संवेग की परिभाषा बन जाएगी कि एक ऐसा कारक जो किसी किसी गतिशील वस्तु के वेग के समानुपाती होता है या अनुपाती होता है, उस कारक को हम बोलते हैं संवेग। आवेग एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पे क्षण भर के लगाया जाता है, क्षण भर के पलक झपकने के लिए, आपको पलक झपकती ना, मतलब बहुत अल्पकालीन समय के लिए लगाया जाता है, तो उसे हम उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग मीन्स, दोबारा बता रहा हूं कि आवेग किसे बोलते हैं, कि एक ऐसा बल जब किसी वस्तु पे बहुत इतने कम समय के लिए लगाया जाता है जो पता नहीं चलता आपको, तो उसको हम बोलते हैं उस वस्तु का आवेग, इंपल्स हम बोलते हैं। इंपल्स से कभी आपको आंख फड़कती है, कभी आपका अंगूठा ऐसे हिलना शुरू होता है, कभी कभी इस तरह से हिलते हैं ना, तो अंग जो फड़कना बोलते हैं, तो उसको वो होता है आपका इंपल्स होता है। मेडिकल लैंग्वेज इंपल्स और फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको इंपल्स ही बोलते हैं। पर इंपल्स का मीनिंग होता है कि एक ऐसा बल जो बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंपल्स या आवेग, ठीक है। तो अब चलते हैं आपकी शक्ति की तरफ। शक्ति की तरफ, शक्ति किसे कहते हैं, और सॉरी विभव छूट गया, कोई नहीं, चलो पहले शक्ति देख लेते हैं फिर उसका विभव देख लेते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, पावर, आप कहते हैं पावर, मेरे पे इतनी पावर, ऐसे आप कहते हैं, तो पावर किसे कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर किसे बोलेंगे। पावर देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पर इस पत्थर को उठाओ, इसको मैंने इसको इस हाथी को धक्का दो, मैं बोला कि इस छोटे से पत्थर को उठाओ, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो इंसान अलग तरीके से क्या उसमें ताकत लगाएगा। छोटे से पत्थर को तो सड़क से ही उठा लेगा, एक बड़ा पत्थर को थोड़ा ताकत उसको लगानी पड़ेगी, और एक बहुत बड़ा हाथी है उसको धक्का देने में तो भाई पसीने छूट जाएंगे। तो वही चीज है, तो यानी कि पावर शक्ति का मीनिंग है कि आप किसी चीज को वहां से उठा कर कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हो, यानी कि कार्य कर रहे हो। तो सिंपल सी बात, भाषा में शक्ति का मीनिंग क्या हो गया कि प्रति एकांक समय में आप कितना कार्य कर रहे हो, यानी कि आपने उस पत्थर को उठा के उतने दूर लेंगे, उठा करके 10 किलोमीटर दूर लेंगे उठा करके, तो आपने विस्थापन किया, यहाँ से वहां उसको उठा के लेंगे, तो विस्थापन किया तो कार्य किया है, लेकिन प्रति सेकंड आपने कितना कार्य किया है, उसी को हम शक्ति से मापते हैं। यानी कि शक्ति का मीनिंग ये हो गया कि प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में किए गए कार्य ही शक्ति कहते हैं। उसको बड़े पी से दिखाते हैं पावर, तो बड़ा पी आ जाएगा, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी कि डब्ल्यू अपॉन टी, प्रति एकांक समय प्रति सेकंड में किया गया वर्क जो है आपने, वही आपकी शक्ति कहलाता है। वाट, इसको हम वाट से भी आप, यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड, इसको हम वाट कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक का वाट हो गया, और इसकी परिभाषा बन गई कि प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को आप क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है, वो समझ में आ गया। आप चलते हैं हम लोग विभव, विभव छूट गया था, हम चलते हैं विभव की तरफ। तो जानते हैं कि विभव एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक में विभव किसे कहते हैं। तो चलिए विभव के बारे में जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे विभव की, विभव जो छूट गया था, इस विभव को आप वैद्युत विभव भी कहते हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक एक होता है जनरल पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जनरल पोटेंशियल जैसे मेरे अंदर क्या क्षमता, पोटेंशियल, हम उसको ऐसे नामों से जानते हैं, लेकिन फिजिक्स में ही अलग अलग चीजें हैं। तो मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वही चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कहीं ना कहीं हम कार्य की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बात करें तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ ना, यानी कि जहाँ पर बिजली का क्षेत्र, कोई तार वाला, कोई तार है, कोई बल्ब है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट पे अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को, अनंत से, अनंत का मीनिंग वो अनंत आकाश वाला नहीं, परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे इस बिंदु पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से यहां से मैं एक आवेश क्यू क्यू की अपसरण में यहां से लाता हूं यहां पर। अनंत, अनंत का मीनिंग ना आपका ये अनंत का आकाश से मत समझिए। अनंत का मीनिंग होता है एक ऐसे बिंदु से जिस बिंदु के बारे में हमें पता नहीं है कि बाहर कहां से आ रहा है। जिस तरह से अगर माना फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि आपके घर में बिजली किस पावर हाउस से आ रही है, आपको पता नहीं है, इतना पक्का है कि वो पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से से कहीं ना कहीं कोई पावर हाउस होगा वहां से आ रही है, लेकिन आपको पता नहीं। तो जब तक आपको पता नहीं तब तक उसको अनंत माना जाएगा, यानी कि अज्ञात बिंदु की तरफ से। ये अज्ञात बिंदु से एक परीक्षण धन आवेश हम क्यू क्यू कूलम हम इस पॉइंट ला रहे हैं, और इस पॉइंट पे लाने पर जो कार्य किया है वो डब्ल्यू है। इस बिंदु, इसी पूरी घटना को इस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक विभव ईवी कहते हैं। तो ईवी इक्वल टू जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो इसके प्रकार से यूं करेंगे कि अनंत से प्रति एकांक आवेश को, धन आवेश को, प्रति एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वैद्युत विभव। एक बार और मैं बोलूंगा कि परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा होगी। तो इस तरह से आपके समय सामने मैंने लगभग जितने भी आपने ये टॉपिक पूछे थे, इन टॉपिक्स पे मैंने आपके शॉर्टकट में आपको परिभाषाएं समझा दी। मैंने आपको सब शॉर्टकट में समझाया, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी मेरे ख्याल 20 से 25 मिनट की वीडियो बनी जाएगी। तो इसलिए जितनी भी ये परिभाषा मैंने आपको बताई है, प्लीज इसको थोड़ा आप गौर से सुनिएगा, और उसके बाद इसको रिपीट करके सवाल में देख करके बुक्स में अपनी परिभाषा को देखकर आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और फ्यूचर में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सारा आपको अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो दोस्त, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं हमेशा दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहले पहुंच जाएगी, ताकि आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आज के इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।